हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने आज एफआईआर जो रजिस्टर्ड किया गया था मिस्टर विनोद दुआ जो कि जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट रिगार्डिंग कि उन्होंने अपने एक यूट्यूब सेशंस में जो भी लास्ट ईयर बात की थी, जिसके चलते लास्ट ईयर जो दिल्ली वायलेंस हुआ था उसमें एक तरीके से एक सरचार्ज मूवमेंट क्रिएट हुआ था, ऐसा डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का मानना था। और इसके बाद डिफरेंट चार्जेज और एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर्ड की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी उनके ऊपर चार्जेस थे उनको इससे बरी कर दिया है। सो आज के सेशन में हम ये सब कुछ इंसिडेंट देखेंगे और सेडिटेशन लॉ के बारे में जानेंगे कि क्या किस तरीके के सेडिटेशन लॉ जो है इंडिया में इसके ऊपर चेंजेस की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। तो ये सब कुछ इस सेशन में हम देखेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। जो अगर मैं बात करूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर जो रजिस्टर्ड किया गया था मिस्टर विनोद दुआ के ऊपर रिगार्डिंग द स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स एंड इंस्टिगेटिंग द कम्युनल हार्मोनी, और जिसके चलते जो लास्ट ईयर जो वायलेंस दिल्ली वायलेंस हुआ था उसमें एक तरीके से एक आग की तरह काम किया था, ऐसा डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का माना गया था। और इसके बाद इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अगर मैं बात करूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेडिटेशन लॉ जो भी इसके ऊपर लगाए गए थे मिस्टर विनोद दुआ के ऊपर, उनको इनसे बरी कर दिया गया है। और इसके बाद मिस्टर विनोद दुआ ने एक प्ली भी फील्ड किया था जहां पे उन्होंने बात किया था कि जो भी जर्नलिस्ट हैं या फिर जो जर्नलिज्म में वर्क कर रहे हैं, अगर अपने काम के दौरान जो भी वर्ड्स या कोई भी ऐसे वो डिफरेंट, अगर मैं बात करूँ क्रिटिसिज्म इवन करते हैं, तो वहाँ पे उनको बचाने के लिए 10 साल तक एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर्ड ना हो, इस तरीके के प्ली में मेंशन किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे देने के से मना कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें जिस तरीके के अभी रिसेंटली अगर हम देखें कुछ सालों में जिस तरीके से सेडिटेशन लॉ की जो यूजेस हैं जो जिस तरीके से बढ़ी है, और इसमें अगर हम कन्विक्शन रेट भी देखें तो ऑल्दो दे आर लॉट ऑफ एंड लॉट मोर केसेस आर कमिंग अप इन टर्म्स ऑफ रजिस्टरिंग द सेडिटेशन लॉ, लेकिन अगर बात करें हम जो कि कन्विक्शन किस तरीके से हो रहे हैं या फिर जो कन्विक्शन में क्या रेट है, तो वो बहुत ही नैरोली कम है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑल्दो there are lots of cases are coming but they are not converting into terms of punishment of those persons who have said these words। तो ये देखने को आज के सोसाइटी में हमें मिल रहा है। अगर मैं बात करूं किस तरीके के चार्जेस मिस्टर विनोद दुआ के ऊपर लगाए गए थे, तो देखिए इसमें आईपीसी सेक्शन 124 ए है जो कि सेडिटेशन लॉ के बारे में बात करता है, यानी देशद्रोह के बारे में बात करता है। पब्लिक न्यूसेंस जो कि सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी है। इसके बाद प्रिंटिंग डिफेमेटरी मैटर जो कि सेक्शन 501 में मेंशन है। और इसके बाद इंटेंट टू कॉज द पब्लिक मिसचीफ जो कि सेक्शन 505 में आईपीसी के मेंशनड है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि मिस्टर विनोद दुआ के ऊपर लगाए गए थे और उनके ऊपर इवन एफआईआर भी रजिस्टर्ड की गई थी। अगर बात करूं सुप्रीम कोर्ट का इस पे पूरे सेक्शन में क्या जजमेंट रहा है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली ये बोला है कि एवरी जर्नलिस्ट इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन विच इज द ऑर्डर विच वाज गिवन बाय द केदारनाथ जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। और अगर मैं बात करूं इसमें अगर केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कि 1962 में ये केस आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124 को क्लियरली रीड आउट किया था और डिफरेंट प्रोविजंस मेंशन किए गए थे कि किस किस जगह पे या फिर कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे सेडिटेशन लॉ को इम्पोज किया सकता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ का जजमेंट क्या था, लेकिन अब सबसे पहले आप देखें कि जो सेडिटेशन लॉ है वो क्या कहता है। देखिए सेक्शन 124 ए जो है आईपीसी का वो डिफाइन करता है सेडिटेशन लॉ, जहां पे ये बोला जाता है कि किसी तरीके का एक्ट जो कि अटेम्प्ट करता है हैट्रेड और किसी को हार्म पहुंचाने का, या फिर अटेम्प्ट जो करता है कि गवर्नमेंट की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको उसकी बुराई करने का, और बुराई टू द एक्सटेंट दैट दे आर ट्राइंग टू पुट डाउन द कर्टेन्स ऑन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और इसके बाद जो भी वर्ड्स या फिर रिटन में किसी तरीके का इस तरीके के वर्ड्स या फिर बोले जाते हैं या फिर लिख के प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो सारे सेक्शंस में आईपीसी जो है आईपीसी जो 124 ए है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जो आईपीसी का 124 ए है, इसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर कोई भी वर्ड्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती है, कोई भी ऐसे पब्लिश करती है चीजें इवन रिटन में, तो ये सारे अप्लीकेबल हो जाएंगे सेक्शन 124 ए जो कि आईपीसी का है, जो कि देशद्रोह के बारे में बात करता है। तो ये जो आपको मैं बताऊं आईपीसी ये कॉलोनियल एरा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑल्दो इट वाज चेंज टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग द
प्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर हम देखें, इसकी पूरी हिस्ट्री को देखें, तो देखिए सेडिशन लॉ जो है वो 1870 में ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर कोई भी ब्रिटिश अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसे वर्ड्स या फिर उनको पुल आउट ना किया जा सके। इसमें जो है अगर सेडिशन के बारे में बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 26 1941 19 क्लॉज 1 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने एक लॉ या फिर मैं बोलूँ एक तरीके से एक इसमें चेंजेस के द्वारा एक ड्राफ्ट लेके आए थे, जहां पे उन्होंने बोला था कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है उसमें कुछ चेंजेस की लाने की जरूरत है। और इसमें सेडिशन लॉ को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अगर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होने के बाद। और इसका एक मकसद ये था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं अगर इन टर्म्स ऑफ किसी भी गवर्नमेंट की या फिर ऐसे वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ जहां पे आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। तो इसके आड़ में आप कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं जो कि हमारे जो इथोस है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अगेंस्ट जाए। तो 1949 में ये इसमें कुछ प्रोविजंस चेंज किए गए थे और सर्टेन रीजनेबल प्रोविजंस इसमें वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिस्टर केदारनाथ जजमेंट जो कि 1962 में आया था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बेंच ने ये कहा था कि 124 जो है वो वर्ड्स या फिर इंटेंट या फिर टेंडेंसी है किसी पर्सन की या ग्रुप ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की। और इसमें जो इंटेंशन है कि लॉ और ऑर्डर जो है उसमें इंसाइट वायलेंस करने का, अगर इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की प्रोविजंस को चेंजेस करने की बात या फिर इस तरीके से वर्ड्स को एक्सप्रेस किए जा रहे हैं जहां पे जो भी कम्युनल हार्मोनी है किसी हमारे कंट्री का, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो यहाँ पे सेक्शन 124 ए को इंप्लीमेंट करके उस पर्सन को बुक किया जा सकता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैज बीन मेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, लेकिन अभी भी ये ओपन एंडेड है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस हद तक होगा, क्या आप कोई वर्ड्स बोल रहे हैं उससे अगर वायलेंस होता है तो क्या वो इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, नहीं, या फिर उस पर्सन को इस सेडिशन लॉ के अंदर बुक किया जाएगा। तो ये बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस अभी भी हैं जो कि इसको फुलफिल करने की जरूरत है। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे सेडिशन लॉ जो कि मैंने बताया आपको कि आईपीसी की इस धारा को 1860 में इंट्रोड्यूस हो गया था ब्रिटिशर्स को। और इसके पनिशमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट तक या फिर कुछ सालों तक या फाइन या फिर दोनों, कुछ सालों तक इम्प्रिजमेंट या फाइन दोनों मेंशन्ड है। यहाँ तक कि आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि पूरे अपने जिंदगी भर आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है। सो इसमें 1962 की मैं बात कर रहा था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सिटीजन कोई ऐसे वर्ड्स या फिर लिखित में गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करता है तो इस क्रिटिसिज्म को, अगर उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केदारनाथ जजमेंट में कि इस क्रिटिसिज्म को यहाँ पे सेडिशन लॉ के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि आप गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किस हद तक जाएगी, ऑल्दो दे आर रिमेन ओपन एंडेड। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे लॉज जो हैं जो कि अभी भी इसको फुलफिल्ड, यहाँ पे मैं बोलूँ बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके फायदा डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अभी भी उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरीके की लॉ लेनी चाहिए या फिर जो ये सेडिशन लॉ है उससे इसको गेट राइट करने की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि इसकी जो लॉ है या जो भी प्रोविजंस इसके मेंशन्ड हैं वो बहुत ही डेरोगेटरी हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्श हैं। तो इस सेशन में आपको, मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।